हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 8 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द टोटल कंजप्शन ऑफ राइस फॉर ए फैमिली इज 20 kg पर मंथ एज द प्राइस ऑफ राइस increases by 35%, the family reduces its consumption so that the expenditure on rice increases by only 8%. What is the consumption in kg of rice per month due to the increase in the price of rice? देखो, हम मान लेते हैं भाई 100 रुपये 100 रुपये रहा होगी कीमत, ठीक है, और 100 ही रही होगी उसका खर्च, ठीक है। तो कीमत में भाई 35% की वृद्धि हुई तो 135 हो गया। खर्च में 8% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक, ये आ गया हमारा खपत का रेशियो, यानी कंजम्पशन का। ठीक है, इसको काटेंगे कितने से? 27 से काटेंगे 5 और 27 से काटेंगे 4। हम बोला गया है कि भाई पहले कितनी थी? 20 kg प्रतिमाह थी, तो 5 की वैल्यू हमको दे रखी है 20, यानी इसका 4 गुना। तो इसका भी हम 4 गुना निकाल देंगे, जो कि अब का पूछा गया, यानी 16 kg निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए इज़ 30% मोर इफिशियंट दैन बी एंड बी कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 13 days। इन हाउ मैनी डेज विल ए एलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? ए बी से 30% अधिक है कुशल है और बी एक निश्चित कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ठीक है, मान लेते ए और बी। बी से कितना इफिशियंट है? 30%, यानी अगर बी 100 है तो ये 130 होगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। अब बोला गया था कि बी एक निश्चित कार्य को 13 दिनों में, भाई बी की इफिशियंसी 10 है तो 10 की इफिशियंसी से 13 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, टोटल वर्क निकल जाएगा, ये टोटल वर्क आ गया ये। फिर बोला गया ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए की इफिशियंसी 13, टोटल वर्क से भाग कर देंगे उसको, यानी 13 से 13 कट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज increases by 10% and in the second year it decreases by 12%. At the end of the second year it had a population of 14,520. What was the population at the beginning of the first year? पहले वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यह 12% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 14,520 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या मान लेते हुए पहले वर्ष की शुरुआत में x जनसंख्या थी। ठीक है, इसमें एक गांव की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है, यानी 110 हो गया अपॉन 100। और फिर 12% की कमी होती है, यानी 88 हो गया अपॉन 100, बराबर किसके? 14,520। ठीक, 88 से जब हम 14,520 को जब हम भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 165। ठीक, 165, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और 165 को हम जब 11 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15। ठीक, तो x बराबर 15 गुणे 1000। भाई यहाँ से 100 ये 10 दोनों मिला के 1000 हो जाएंगे, इंटू करेंगे तो 15,000 निकल के आ जाएगा आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज RS 1996.80 if the interest is compounded annually and the simple interest on the same amount for the same time and at the same rate of interest is RS 1920, the amount for the same sum compounded annually at the same rate of interest for 3 years। एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 1996
आठ जीरो है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और समान राशि पर समान और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपये 1920 हो जाता है। समान राशि के लिए राशि 3 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना है। संयोजित ब्याज नहीं पूछा है इसमें ना, पूछा है कि अमाउंट कितना होगा, मतलब मिश्रधन पूछा गया, गलत दे रखा है हिंदी में थोड़ा सा। अब हम आपको बताते हैं, देखो हमको पता है भाई साधारण ब्याज दोनों वर्षों के लिए समान होता है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, दोनों वर्ष के लिए समान होता है ना। तो ब्याज जो होता है पहले वर्ष भी 1920 का आधा करेंगे 960 मिलेगा, और दूसरे वर्ष भी 960 मिलेगा साधारण ब्याज, है ना। अब साधारण ब्याज 960 मिल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज भाई 1996.80 मिल रहा है। तो 1920 से 1996.80 कितना ज़्यादा है, यानी 76.80 ये मिलेगा आपको सेकेंड ईयर में ब्याज। अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे भाई, 76.8 ब्याज मिल रहा है हमको, 76.80 ब्याज मिल रहा है 960 पर। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसको हम जैसे भाग करेंगे 76.80, यानी आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करने पर 8% तुम्हारी रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। 8% तुम्हारी रेट निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना प्रिंसिपल निकालेंगे भाई। 8% की वैल्यू भाई 1 साल के ब्याज की दे रखी है 960, ठीक। तो 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 120, 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12,000, यानी हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया 12,000, ठीक है। ये जब 12,000 निकल के आ गया तो हमसे बोला गया था कि 3 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो उन 12,000 पर 8% की रेट से हमें कितना रुपए मिलेगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो हम 8% की फ्रैक्शन होती है, 8% की फ्रैक्शन होती है, 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, ठीक है, इतना पता है। तो 25 का क्यूब बराबर 27 का क्यूब, भाई 3 वर्ष के लिए जा रहे हैं तो 25 का क्यूब होता है, हमें पता है 25 गुणे 25 गुणे 25 होता है 15,625, और 27 का क्यूब होता है 19,683, ठीक, 19,683, ठीक है। हमको दे रखा है 15,625 की वैल्यू हमको दे रखी है, 15,625 की वैल्यू हमको दे रखी है 12,000, ठीक। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया अमाउंट, यानी 19,683 की वैल्यू पूछी गई है, 19,683 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 12,000 भागे 15,625 करेंगे तो एक की वैल्यू 0.678 निकल के आ जाएगी। इसको 19,683 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15,116.54, ठीक है। यही पूछा था, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,116.54, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर एंड द डिफरेंस ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 54 इफ द रेशियो ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 1:3, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। अंकों के योग और अंकों के अंतर में क्या अंतर है। तो 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो योग और संख्या के अंतर में क्या अंतर है। हमको पता है कि जब अंक चेंज कर देने पर संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा विभाजित होगा तुम्हारा 9 से। तो हमको पता है x - y बराबर विभाजित किससे होगा, 54
बटे 9 यानी 6, एक्स माइनस वाई बराबर 6। तो हमसे ये बोला गया है कि इनका रियल अंतर कितना है भाई, यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू हमको दे रखी है 6, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब हमसे बोला गया था कि अंकों के योग का अंतर, यानी अंकों के योग यानी 4, 4 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 12, ठीक। और इनका अंतर, अंकों के अंतर का अंतर यानी 2 की वैल्यू 6। अब इनका भी अंतर हमसे पूछा गया था यानी 6 आ जाएगा, 12 और 6 का अंतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 190 किलोमीटर। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 6 AM एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अनदर बस स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 7 AM एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स ए एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम दे विल मीट। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस सुबह 6 बजे ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक अन्य बस सुबह 7 बजे बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे किस समय मिलेंगे, ठीक है भाई। 6 बजे चलना शुरू करती है भाई गाड़ी, ये 6 बजे चलना शुरू करती है कितनी की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी दूरी वो ट्रैवल करेगी, 40 किलोमीटर भाई 1 घंटे में, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी है 190, 190 में से कितना घटा देंगे 40, ठीक है। दोनों को टाइम को बराबर कर लेंगे कि दोनों टाइम 7 बजे के पास चली है ना, तो कितनी शेष डिस्टेंस बची 150। अब बोला गया भाई दोनों विपरीत दिशाओं में चलने, एक ए से बी की ओर एक बी से ए की ओर चल रही है, तो भाई 150, दोनों की चालें 40 और 50 किलोमीटर जोड़ के भाग कर देंगे 90, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 पची 15 और 3 तिया 90 यानी 5/3 है ना। इसको हम टाइम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, वह एक घंटा, और 2/3 को हम मिनट में चेंज कर लेंगे यानी आ जाएगा तुम्हारा 20 3 60 और यानी 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 7 बजे से दोनों भाई बराबर कर लिया था हमने टाइम को, उसमें 1 घंटा 1 आवर प्लस 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितने टाइम पे एक दूसरे को मिलेंगे, 8:40 पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे न। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ए क्लास इज 16.8 ईयर्स। The average age of the boys in the class is 17.6 years and that of the girls is 16.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the class is। एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 वर्ष और लड़कियों की 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। भाई इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल एवरेज दे रखी है लड़कों की आयु का 16 और लड़कों की दे रखा है भाई बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। इसमें दे रखा है बॉयज़ की दे रखी है 17.6, गर्ल्स की दे रखी है 16.4 और ओवरऑल कितनी दे रखी है 16.8, ठीक है। तो इसको हम जब अंतर करेंगे 17.6 माइनस 16.8 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.8 और इसका 16.4 और 16.8 यानी 0.4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे यानी 1:2 निकल के आ जाएगा। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात यानी 1:2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि राधा सोल्ड a watch at a profit of 12.5%. Had she sold it for Rs 50 more, the profit would have been 15%. The initial selling price of the watch is। राधा ने एक घड़ी 12.5%
प्रतिशत के लाभ पर बेची। यदि वह इसे 50 रुपये अधिक में बेचती तो लाभ 15% होता। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 12 और 15 का अंतर कितना? 2.5। 2.5 की वैल्यू हमको दे रखी है 50, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 50, एक की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 20, ठीक है। हमसे बोला गया था कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमको एक आरंभिक विक्रय मूल्य 12.5% का लाभ हो रहा था, यानी 112.5 की वैल्यू हमको बतानी है। तो 112.5 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 बर्ड्स फ्लाई इन द पेरीफेरी ऑफ ए फॉरेस्ट। दे कंप्लीट वन राउंड इन 27 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। सिंस दे स्टार्ट टुगेदर, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पोजीशन। 3 पक्षी एक जंगल की परिधि में उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। चूंकि वे एक साथ शुरू करते हैं, वे प्रारंभिक स्थिति में फिर से कब मिलेंगे? देखो 45, 27, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा, वही हमारा टाइम बताएगा। तो 60 बना है, एलसीएम निकालने का तरीका है, सबसे बड़ी वाली संख्या को लिख लेते हैं। 60 बना है हमारा कितने से? 12 गुणे 5 से। और 45 बना है 9 गुणे किससे? 5 से। तो यहाँ पे कितने की कमी? 9। और 27 से ऑलरेडी 27 में 9 गुणे 3 होते हैं, और 60 में ऑलरेडी 3 गुणे और 9 की मल्टीप्लाई है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 और गुणे 9 करेंगे तो यानी 540, यही आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। और यही 540 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे ना ये बॉल नहीं, ये हॉल है, ठीक है। पहले मैं सही कर देता हूँ। A hall is 14 meter long and 11 meter broad. If the sum of the areas of the floor and the roof is equal to the sum of the areas of the 4 walls, then the volume of the hall is। एक गेंद नहीं यार, एक हॉल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ी। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन। तो हमको पता है कि भाई जो होता है फर्श और फर्श का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे दो गुणे फर्श का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, वो आयताकारी होती है फर्श। और छत का भी पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी लंबाई 2 से गुणा कर देंगे, 14 गुणे 11, 14 गुणे 11, ठीक। फिर बोला गया कि क्षेत्रफल यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग, ठीक भाई, फर्श का भी क्षेत्रफल सेम होगा और छत का भी क्षेत्रफल सेम होगा, तो इसकी 2 से 2 गुना कर देंगे 14 गुणे 11 करके। फिर क्षेत्रफलों को योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई L + B × H, ठीक है। L + B की वैल्यू हमको पता है 14 और 11, यानी 14 + 11 यानी आ जाएगा तुम्हारा 25 और × H इतना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 25 × H। यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और H बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 154। 14 गुणे 11 करेंगे बट्टे 25, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया था कि इसका आयतन क्या होगा, तो हमको पता है जो आयतन होता है कमरे का वो होता है L × B × H, यानी घनाकार कमरा होता है, ठीक है। घनाकार कमरा होता है, तो L × B × H होता है। L है तुम्हारा 14। भाई आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन बराबर
एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारी दे रखी है 14, बी दे रखी है हमारी 11 और एच निकल के आ गई है तुम्हारी 154/25। इसको सॉल्व करेंगे हम। 14 गुणे 11 यानी 154, 154/25। ठीक, जब हम 154 गुणे 154 करेंगे इसका स्क्वायर तो 23,716 निकल के आ जाएगा। 23,716/25। इसको जब हम 25 से भाग करेंगे तो आ जाएगा निकल के 948.64। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ भाई। देखो गेंद हाल का जो लंबाई चौड़ाई दे रखी थी वो 14 × 11 दे रखी थी। फर्श और छत के क्षेत्रफल, फर्श जो होती है वो आयताकार होती है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो भाई फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे तो इसलिए दो गुना कर दिया उसको क्षेत्रफल को। फिर बोला गया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई L + B इंटू एच होता है। तो L + B यानी 14 + 11 यानी 25, 2 गुणे 25 गुणे एच कर देंगे। ये इसके बराबर रख देंगे फर्श के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो जितना आएगा यहाँ से एच निकालेंगे 154/25 आ जाएगा। आयतन पूछा तो L इंटू बी इंटू एच होता है तो आयतन 14 गुणे 11 गुणे 154/25 करेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 948.64 निकल के आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 30% सेब बेचता और उसके पास अभी भी 245 सेब बचे हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सोल्ड 30% ऑफ द एप्पल्स एंड स्टिल हैड 245 एप्पल्स लेफ्ट। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही हैव इनिशियली? भाई 30% बेच देता है, टोटल 100% रहे होंगे, 30% बेच देता है, शेष कितने बचे? 70 की वैल्यू हमको दे रखी है 245। हमसे पूछा था कितने टोटल बच्चे थे पहले, तो 7, 7 × 21 बचे 3, 7 × 5 = 35, 35 × 10 करेंगे कितना निकल के आ जाएगा? 350। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी एंड सी एग्री टू पे देयर टोटल टेलीफोन बिल्स इन द रेशियो 3:5:7। ए पेड द फर्स्ट मंथ बिल Rs 400, बी पेज द बिल फॉर द सेकेंड मंथ 560 एंड सी पेज द बिल फॉर द थर्ड डे। व्हाट अमाउंट इन शुड बी पेड टू सेटल एट 40 अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सी आखिरी दिन के बिल का भुगतान करता है, मतलब 840 रुपये का वो चीज़ है। ठीक है, ए, बी और सी अपने कुल टेलीफोन का बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत है। ये पहले महीने के लिए बिल का भुगतान 420, दूसरे महीने के बिल का भुगतान करता है 560, है ना। और सी तीसरे महीने के बिल का भुगतान 840 करता है। तो खातों में निपटाने के लिए बी को कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट उसने लेस पे किया है। ठीक है, तो मान लेते भाई सी के रेशियो दे रखा है 7, टोटल उसने कितना पे किया है, 7 की वैल्यू हमको दे रखी है 840। ठीक, एक की वैल्यू आ जाएगी 120। तो हमसे बी का पूछा था भाई, बी का 5 दे रखा है तो 5 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगी तुम्हारी कितनी? बी आ जाएगा 120 × 5 यानी 600। ठीक है, और उसने असल में पे कितना किया? 560 पे किया उसने, कम कितना पे किया? यानी 40 रुपये उसने कम पे किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ी मिस्टेक थी, इसको मैंने सही करके आपको बता दिया इस क्वेश्चन को। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।